22 फरवरी 2003 लंदन में डेली टेलीग्राफ में न्यूटन का दावा शाया होता है, दुनिया 2060 में खत्म हो जाएगी। अगर न्यू मैक्सिको में होने वाला एटमी तजुर्बा हालिया तारीख का पहला एटमी तजुर्बा है, तो क्या एंशिएंट पास्ट में एटमी धमाके हो चुके हैं? कोपरनिकस का दावा था कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। अगले 5 अरब साल सूरज ठंडा पड़ जाएगा, और अगर इंसान उस वक्त तक जमीन पर कायम रहा तो यह सूरज को ईंधन फराहम करने का मंसूबा बना चुका होगा। मिशियो काकू पहले ही से करीबी सियारों में मुंतकिल होने का मशवरा दे चुका। 22 फरवरी 2003 को लंदन में डेली टेलीग्राफ में फ्रंट पेज स्टोरी शाया होती है। इस स्टोरी में न्यूटन के हवाले से दावा किया जाता है कि दुनिया साल 2060 में खत्म हो जाएगी। न्यूटन के इस दावे के बारे में साइंसदान क्या कहते हैं, हम आज की वीडियो में न्यूटन के इस दावे का पोस्टमार्टम करेंगे। इस वीडियो के 3 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा कदीम साइंस के बारे में होगा, दूसरा हिस्सा जदीद साइंस और साइंस के मुस्तकबिल के बारे में होगा, जबकि तीसरे हिस्से में कदीम और जदीद साइंसी नजरियात की रूह से न्यूटन के 2060 वाले दावे के बारे में बात होगी। हम टेल्स से अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। टेल्स कदीम यूनान का अजीम फलसफी था। इंसानों की तारीख में पहली बार उन्होंने सूरज ग्रहण की पेशेनगोई की। 28 मई 585 कबल मसीह को दुनिया ने वाकई पहली बार सूरज ग्रहण का नज़ारा किया। उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल पर काम किया। आज के दौर के रियाजीदान भी उनके रियाजी के उसूलों के मोतरफ है। ज्योमेट्री के कवानीन की बुनियाद पर तेल्स ने एहराम मिस्र के साए से एहराम मिस्र की बुलंदी नापी थी। तेल्स ने 500 कबल मसीह में बिजली बनाने के बुनियादी उसूलों को भी पढ़ा। आज 1 साल 365 दिनों का होता है। 1 साल में 365 दिनों का फार्मूला भी तेल्स ने दिया था। वो साहिल पर खड़े होकर चलती किश्ती और साहिल के दरमियान फासला भी मालूम कर सकता था। उनका शुमार यूनान के साथ अजीम फलसफियों में होता था। 16 जुलाई 1945 को रॉबर्ट ओपनहेमर ने न्यू मैक्सिको में पहला कामयाब एटमी तजुर्बा किया। ओपनहेमर के साथ खड़े एक तालिब इल्म ने पूछा, जमीन पर पहले कामयाब एटमी तजुर्बे के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ओपनहेमर ने जवाब दिया, हालिया तारीख का पहला कामयाब तजुर्बा। अब सवाल यह है कि अगर न्यू मैक्सिको में होने वाला एटमी तजुर्बा हालिया तारीख का पहला एटमी तजुर्बा है, तो क्या माजी बईद में एटमी तजुर्बात हो चुके हैं? इंटरनेट पर मौजूद मवाद और हिंदुओं की कदीम मजहबी किताबों के मुताबिक कदीम कौमों और तहजीबों ने भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तक रसाई हासिल की थी। क्या लफ्ज़ कदीम का मतलब गैर साइंसी है? जी नहीं। अगर आज के इंसानों ने सिर्फ 200 साल में साइंस को कामयाबी के उरूज पर पहुंचाया, तो गुज़श्ता 10,000 साल में इंसानों ने तरक्की के कौन कौन से मनाजिल तय नहीं किए होंगे। ये कहना कि जदीद इंसान ने गुज़श्ता 200 साल में साइंस को दरियाफ्त किया, यूँ कहने के मुतरादिफ है कि बच्चे 80 या 90 साल की उम्र में चलना और बोलना सीखते हैं। हिंदुओं के कदीम किताब मौसला फरवा के मुताबिक महाभारत की अजीम जंग के 36 साल बाद भी खुश्क और गर्दालूद हवाएं चलती रही। आसमान का उफ़क़ धुंधला होता था, सूरज की रोशनी मदम होती थी और इसका साख्त भी धुंधलके की वजह से कमज़ोर दिखाई देता था। माहौल में इतनी गंभीर तब्दीलियों की 3 वजूहात हो सकती थी। पहला, शहाबिये के टकराने का नतीजा, दूसरा खौफनाक आतिशफ़शां का नतीजा, और या फिर तीसरा किसी एटमी जंग का नतीजा। तारीख़ी दस्तावेज़ात के मुताबिक इस खित्ते में शहाबियों के टकराने के शवाहिद मौजूद नहीं। इस खित्ते में कभी आतिशफ़शां के फटने के वाक़यात भी रूनुमा नहीं हुए। तारीख़ी हक़ाइक़ की बुनियाद पर इस दौर में महाभारत की अजीम जंग लड़ी गई थी, और एटम बम जैसे मोहलिक हथियार सिर्फ जंगों में ही इस्तेमाल हो सकते हैं। कदीम रिवायत की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि महाभारत नामी जंग में न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हुए थे। कृष्णा एक जंग के बारे में बताता है जो उसने सलवा किंग के साथ लड़ी। कहा जाता है कि सलवा बादशाह के पास हवाई जहाज होता था जिसका नाम सोविया विबाना था। बादशाह इस जहाज को सफ़र और जंग के लिए इस्तेमाल करता था। कृष्णा मजीद कहता है कि यह जहाज इंतहाई कीमती धात से बना था। यह उड़ती हुई आवाज़ भी पैदा नहीं करता था, जबकि ये इतनी बुलंदी पर जाने की सलाहियत भी रखता था कि जहाँ से ये नज़रों से उछल रहता। आजकल की मिलिट्री टेक्नोलॉजी में ऐसे जहाज़ों को स्टेल्थ फाइटर्स कहा जाता है। मिस्र के फिरौनों के पास भी साइंसी कमालात थे। वो मसनूई बारिशें बरसा सकता था, वो समंदर के मोहलिक लहरों को खामोश कर सकता था, हवाओं के रुख फेर सकता था। फिरौन के पास नजूमियों का एक ग्रोह होता था जो उसे आने वाले हालात और ख़तरात से बाखबर रखता था। आज यूनान के जितने भी फलसफी और दानिशवर दुनिया में मशहूर हैं, ये सब हुसूल इल्म के लिए फिरौन के दरबार में जाते थे।
انسانوں کی بات کی تاریخ میں سب سے زیادہ سائنسی کام لیونارڈو ڈی وینچی نے کیا۔ دنیا کے پہلے سب میرین اور ہوائی جہاز کے نقشوں کا کریڈٹ انہیں جاتا ہے۔ ٹیلیسکوپ، پینڈولم، مائکروسکوپ، اسپیکٹیکل وغیرہ اسی دور کے ایجادات ہیں۔ کوپرنکس نے اسی دور میں دعویٰ کیا تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ آہستہ آہستہ ماڈرن انسان کا عروج ہو گیا۔ اس نے سائنسی ایجادات میں کمال کر دیا۔ سائنسدانوں نے ماں کے پیٹ میں بچے کی سرجری کی۔ بڑھاپے کے خاتمے اور تاحیات نوجوان رہنے کے لیے میڈیسن تیار کی جا رہی ہے۔ ٹچ سکرین کی آمد ہو یا پھر اتنے ایٹم بموں کی موجودگی جس سے پوری دنیا کو 5 بار تباہ کیا جا سکتا ہے، یہ سب آج کے انسان کے سائنسی کمالات ہیں۔ 22 فروری 2003 کو لندن میں ڈیلی ٹیلی گراف میں فرنٹ پیج سٹوری شائع ہوئی جس میں نیوٹن کی پیشن گوئی تھی کہ دنیا 2060 میں ختم ہو جائے گی۔ اگلے چند دنوں میں یہ پیشن گوئی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ نیوٹن نے یہ دعویٰ اپنے مذہبی مطالعے کی بنیاد پر کیا تھا۔ دنیا کو پہلی بار معلوم ہوا کہ نیوٹن ایک سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فلسفی بھی تھا۔ نیوٹن کا خیال تھا کہ انسان سائنسی ترقی کرتے کرتے اتنا آگے چلا جائے گا کہ سال 2060 اس کی ترقی کا آخری سال ثابت ہوگا۔ تاہم سائنسدانوں کا خیال نیوٹن سے مختلف ہے۔ ان کا خیال ہے 2060 ایک نئے سائنسی دور کا آغاز ہوگا، پرانے دور کا دی اینڈ اور نئی سائنسی ابتدا کا جنم۔ یہ نیا دور کیسے ہوگا، اس کے بارے میں سائنسدان کچھ دلچسپ حقائق بتا رہے ہیں۔ مثلاً کائنات کے ختم ہونے سے پہلے سورج کی حرارت ختم ہو جائے گی، سورج ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ اگلے 5 ارب سال میں سورج مکمل طور پر ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن اس وقت تک انسان اتنا ترقی یافتہ ہوگا کہ یہ یا تو کسی دوسرے سیارے میں ریلوکیٹ ہو جائے گا یا پھر کسی قریبی کہکشاں سے سورج کو ایندھن فراہم کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہوگا۔ میشوکاکو اپنی کتاب پیرالل ورلڈز میں قریبی سیاروں میں منتقل ہونے کا مشورہ پہلے ہی دے چکا ہے۔ مرکری سیارے پر زندگی کے آثار پہلے سے بتائے جا چکے ہیں۔ 2060 تک سائنس کا کیا بنتا ہے اور سائنس کس طرح انسانوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے، ہم فی الحال اس بارے میں کوئی سولیڈ اوپینین قائم نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر سائنسی ایجادات پر بیڈ بوائز کی منوپلی قائم ہو گئی، اگر اسلحے کی دوڑ میں اضافہ ہوتا ہے، اگر مزید ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم تیار ہونے لگتے ہیں، تو شاید نیوٹن کا دعویٰ 2060 تک پہنچتے پہنچتے سچ ثابت ہو جائے۔ اور اگر گڈ بوائز مین سٹیج پر کام کرتے رہے، انسانوں کی فلاح کے لیے کام ہوتا رہا، تو شاید 2060 آخری سال نہ ہو بلکہ عروج اور ترقی کا سال ہو۔